नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का 27 मार्च 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली सुर्खी से। पहली सुर्खी बनी है कि हाल ही के अंदर जो पूर्वी यूरोप के देश हैं जिन्हें आप बुडापेस्ट 9 के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारत के पास में एक मैसेज भेजा है। और क्यों भेजा है आज के सेशन में चर्चा करेंगे। किस तरह से वो महत्वपूर्ण है कि भारत के लोग रशिया और यूक्रेन क्राइसिस पर उनका पक्ष भी जान ले, चूंकि भारत के लोग नाटो को दुश्मन मानते हैं। नंबर दूसरी बड़ी बात बन के आ रही है और वो ये है कि हाल ही में जो श्रीलंका के नाविक हैं वो श्रीलंका के नाविक नहीं अपितु इस बार महंगाई की मार से पीड़ित श्रीलंकाई नागरिक भारत पहुंच रहे हैं। आज के सेशन में जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से भारत में रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ने वाला है, भारत में श्रीलंकन लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने रूस और चीन के डर से अंतरिक्ष की सुरक्षा करने के लिए अपनी अंतरिक्ष कमान, जिसे आप अंतरिक्ष कमान एजेंसी कह सकते हैं, इसके गठन का काम किया है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि अंतरिक्ष किसका है, किस प्रकार से कोई देश उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष से जुड़ा एक सवाल और है और वो ये है कि भारत अपनी सेना के लिए यानी आर्मी के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में GSAT-7B सैटेलाइट की आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके माध्यम से अब हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, विशेष रूप से जो हमारी आर्मी है, अब वो भी अपने लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में GSAT-7B को प्राप्त कर पाएगी। आज के सेशन में चर्चा करेंगे। भारत ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। भारत का एक्सपोर्ट 83% बढ़ गया है। आज के सेशन में आप इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RC लाहोटी का हाल ही के अंदर निधन हो गया है। हिसाशी टैकुची के मारुति सुजुकी के नए MD और CEO के रूप में हाल ही में नामित किए गए हैं। मारियो मार्लोस ने वर्ष 2022 का गवर्नर पुरस्कार जीता है। साथ में मलेशिया बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए 4 देशों की मेजबानी की जा रही है। साथ में केरल कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बन चुके हैं। RBI ने पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर का हाल ही में लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में विप्लवी भारत गैलरी का हाल ही में उद्घाटन किया और साथ में चेन्नई सुपर किंग्स और ICICI बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की साझेदारी की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में गोल्डन आर्म मैन 2022 का खिताब जीता है। इन तमाम खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो यूज माई रेफरल कोड अंकित 10, अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी के अंदर इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। मेरे द्वारा पहले से पढ़ाए गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के सेक्शंस भी आप उसमें देख सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस पर एक विशेष ऑफर चल रहा है। 20% ऑफ दिया जा रहा है अनअकैडमी के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर, जिसमें आप पूरा कोर्स कॉम्बो के साथ में यानी ऑप्शनल के साथ में परचेज कर सकते हैं। और आज अनअकैडमी पर एक ऐसी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने जा रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइव आप उस पर जा सकते हैं अभी की अभी। 27 मार्च 2022 को इसके अंदर होने वाले टेस्ट में आप सभी साथियों के लिए, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए तमाम प्रकार के उपहार रखे गए हैं। तरह तरह के गिफ्ट्स बच्चों को, विजेताओं को दिए जाएंगे। महीने में एक बार यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में, फ्री कोर्स में, पेड कोर्स में आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन प्राप्त करते हैं। आज का मोटिवेशन है कि एवरीवन यू एडमायर वाज वंस ए बिगिनर। बहुत बड़ी बात है साथियों। आप लाइफ में जिसको भी एडमायर करते हैं, जिसकी भी आप प्रशंसा करते हैं कि यार देखो यार वो कितना बड़ा आदमी बन गया, यार वो देखो कितना शानदार खिलाड़ी है, यार नीरज चोपड़ा को देखो कितना शानदार जेवलिन थ्रो करता है, यार सचिन तेंदुलकर को देखो यार कितनी शानदार बैटिंग करता था, या फिर किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी कलाकार को, आपने किसी एक्टर को देखा, आपको उसकी एक्टिंग बेहतरीन लगी, आपने कहा कि यार गजब ही आ गया यार, ये तो मतलब विक्की कौशल हो, जॉन अब्राहम हो, यार ये गजब एक्टिंग करते हैं, है ना। फिर किसी टीचर को पढ़ाते हुए देख लिया, यार ये तो शानदार पढ़ाता है यार।
किसी भी व्यापारी को देख लिया, यार अंबानी तो गजब व्यापार करता है, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि ये सब ने अपने जीवन में इस शानदारी के मुकाम तक पहुंचने के लिए कभी ना कभी तो शुरुआत की थी। जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम भूल जाते हैं वो ये है, हमें लोगों की सफलताएं तो दिख रही होती हैं लेकिन उनके स्ट्रगल्स जो है ना वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे होते। तो आप में से मेरे जितने भी साथी हैं जो किसी का वर्तमान देख करके अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, अब उसके वर्तमान से अपने आप को हीन दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, ये ना भूलें कि आज उसका जो ये वर्तमान आपको दिख रहा है इसके पीछे कई सालों की मेहनत टिकी हुई है, तब जाकर के ये चीज निकल करके आई है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमेशा जीवन में शुरुआत करने पर ही आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। केवल ख्याली पुलाव देखने से, दूसरों को कंपेयर करने से जीवन को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं होता। आज आप किसी एग्जाम के टॉपर से अगर मिलेंगे तो कभी तो उसने भी तैयारी शुरू की होगी ना, तो आज आप तैयारी शुरू कर लीजिए, किसी एग्जाम के टॉपर बन जाइए, है ना। चलिए, मेरे साथ में उपस्थित हैं लवकुश, मिताली, वेदानंद, अमिया, वैशाली, ऋषि, जागृति, विक्रम, सुहानी, राकेश, रागिनी, निर्भय, सुराजीत, शोभाजीत, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। हालांकि आज का सेशन एकदम अटपटे टाइम पर है। एकदम अटपटा टाइम तो मतलब ये समझिए कि मैं ऐसे टाइम पर सेशन ले रहा हूं जो कि एकदम परिवार के लिए टाइम दिया गया है। आज मुझे घर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा एक परिवार उस कैमरे के पीछे भी तो है जिनसे मैंने वादा किया हुआ है कि मैं आपकी क्लासेस लूंगा, और उन वादों को निभाने के लिए मैंने अपने परिवार के समय में से, क्योंकि एक ही दिन का समय मुझे मिला था घर आने के लिए, तो मैंने कहा कि नहीं, इस समय का सही उपयोग करते हैं और अपने स्टूडेंट से किए हुए वादे को पूरा करते हैं, है ना। क्योंकि निश्चित ही मेरा एक परिवार यहाँ पर भी मेरा इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का। हालांकि ये समय कोई रेगुलर समय नहीं है और ना ही इस समय पर कभी और दिन क्लास होगी, लेकिन चूंकि मेरे पास आज समय था, मैंने बजाय ये सोच करके कि कितने बच्चे लाइव आएंगे, कौन लाइव आएगा कौन नहीं आएगा, इससे मैंने सोच करके ना करते हुए, बल्कि इसलिए कि मैंने मेरे प्यारे परिवार से ये वादा किया हुआ है कि आपको पढ़ाने का जो हर संभव प्रयास मैं कर सकूंगा वो मैं करूंगा। तो उसी क्रम में मैं आपकी क्लास आज इस समय लेकर के हाजिर हो गया। असल में होता क्या है, मेरी आज रविवार वार्ता भी है, उसमें भी हम इस चीज के बारे में जिक्र करेंगे कि समय का इतना थोड़ा सा मतलब व्यस्तताएं बढ़ गई हैं कि आपको भी समझ में आ गया हो। कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। मुश्किल से वीक भर की बात और है, एक सप्ताह और आप स्ट्रगल में काटेंगे मेरे साथ साथ, फिर हम चीजें मैनेज हो जाएंगी। भगवान ने चाहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो अपन सब लोग बहुत अच्छे से सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। दम लगा के हाइशा कर दीजिए, आप सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं आप सबसे पहले भी वादा किया था, आज भी वादा कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, जब तक ये सब कुछ सही है मेरा, यानी कि चित्त सही है, क्योंकि इंसान चित्त से ही मरता है और चित्त से ही जीता है। ये सही है, मैं पढ़ाना नहीं छोड़ सकता, ये मेरे लिए टॉनिक है। आप सबसे मिलना, देश भर के इतने सारे कोनों में बहुत से ऐसे बच्चे जिनके लिए पढ़ाई अपने आप में करना एक चैलेंज है, जिनके लिए लाइफ में घर से बाहर निकलना एक चैलेंज है, वो सब अपने आरएनए का इंतज़ार करते हैं, पढ़ाई के लिए मेरा इंतज़ार करते हैं। मुझे आप मोटिवेशन देते हैं और ये आपका जो मोटिवेशन है ना मेरे लिए, ये ऊर्जा का काम करता है और इसी ऊर्जा से हमारी ये क्लासेस निरंतर चल रही हैं, है ना। तो आप बस थोड़ा सा मैनेज करते करते इतना तो कर चुके हैं। एक वीक की बात अधिकतम और है, फिर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जिस टाइम पर आप चाहेंगे उस टाइम पर सारे क्रियाकलाप हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की एक बहुत बेहतरीन खबर से। और खबर क्या है, जरा एक बार के लिए यहां लिखा देखें। यहां लिखा हुआ है बुखारेस्ट 9। ये अंग्रेजी वाले जो है ना, ये 9 का ट्रांसलेट कर दिया, अदरवाइज इसको बोलते B9 है। बुखारेस्ट 9 तो नहीं है, लेकिन क्या है ये, चलिए मैं आपको बताता हूं। बुखारेस्ट कह लीजिए, बुचारेस्ट कह लीजिए। तो बुचारेस्ट 9 जो है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो बुचारेस्ट 9 फॉर्मेट है, ये है क्या, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। संभावित ईयर से तो आपको पता चल ही जाएगा, 2019 की स्थापना है। क्या है ये बुचारेस्ट 9, जिसको कि आज हम सुर्खियों में ले रहे हैं। अच्छा देखो, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस। अब मैं यदि आज मेरे घर में कुछ काम चल रहा है ना, कारपेंटर काम कर रहा है
उससे भी अगर पूछूं ना तो शायद उसको भी आइडिया है, क्योंकि आजकल इंडियंस इतने ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज में इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। उन्हें भी यूक्रेन क्राइसिस के बारे में कुछ ना कुछ पता है, उन्हें भी नाटो के बारे में कुछ ना कुछ पता है कि कुछ तो था अमेरिका के कारण, जिसके कारण ये सब हो गया, है ना। अच्छा, यानी कि हमारे देश में किसी से भी आप मिल लीजिए, अगर उसने थोड़ा भी कभी समाचार पत्र वगैरह देखा है तो उसे पता है कि दुनिया में कहीं कहीं कोई लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई का कारण भी पता है कि भाई रशिया को पसंद नहीं था, क्या पसंद नहीं था, कि नाटो का समर्थन मिले यूक्रेन को। और क्यों समर्थन वो नहीं था, क्योंकि सबके हमारे समझ में ये बैठ चुका था कि भाई यूएसएसआर कभी एक देश हुआ करता था, सोवियत रूस, जो कि 1991 में अमेरिका के प्रयासों से 15 देशों में टूट गया। अपन सब भारत के लोग यही भावना लेके काम करते हैं कि भाई सोवियत रूस हुआ करता था, कोल्ड वॉर के कारण यानी कि शीत युद्ध के कारण अमेरिकी प्रभावों के चलते हुए सोवियत रूस 15 देशों में टूट गया। उन 15 में से एक यूक्रेन बना था। ये आज सबको पता है, जन जन को पता है। उम्मीद है आप लोगों को ये पता हो। धर्मेंद्र गुप्ता, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब साहब सवाल ये बना कि सर जब ये टूट गया तो कहना क्या चाहते हो। हमने कहा तो दुनिया को अब ये भी पता है कि साहब टूटने के बाद में युद्ध इस बात पर हो रहा है कि रशिया को यह पसंद नहीं है कि उसके अपने हिस्से यानी कि वो जो यूएसएसआर कभी हुआ करते थे उन हिस्सों पर नाटो अपना कब्जा करे, या फिर नाटो के साथ में वो देश के साथ मदद करें। ये अपन सबको पता है। तो आज एक इंडियन के नाम पर अगर मैं बात करूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इस लड़ाई की असली वजह नाटो है ना। हम सब ने अब तक की मीडिया कवरेज के आधार पर यह सीख लिया कि अब तक की सारी परेशानियों की जड़ यूएसएसआर यानी रशिया तो नहीं है, अपितु नाटो है, जिसके कारण यह सारा मामला फैला है। डन, इतनी बात समझ में आई। आपको क्या लगता है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं या इंडिया का मीडिया जो आपको दिखा रहा है वो केवल आप ही देख रहे हैं? ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया भर के लोग आपके समाचार चैनलों को, हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को देखते हैं। आप सोचते होंगे, आप कभी सोचिए, विचार करिए कि इंडिया में आज रशिया का राजदूत है ना, जिसको आप एम्बेसडर, एनवॉय है ना, हाई कमिश्नर, सबके अलग अलग प्रकार के नाम है, लेकिन बात एक ही है कि उस देश का प्रतिनिधि दिल्ली में बैठा हुआ है। वो काम क्या करता है? आप सोच के देखिए कि आज भारत का प्रतिनिधि यूएस में अगर बैठा होगा वो करेगा क्या? वो केवल इतना करता है कि अमेरिका में भारत के लिए क्या माहौल है। रशिया का कोई व्यक्ति इंडिया में अगर बैठा है तो उसका काम है कि इंडिया में बैठकर सारे अखबार मंगवाएगा, न्यूज़ चैनल चलाएगा और देखेगा उसके देश का नाम कहाँ आया। बस उसका दिन भर एक ही काम है, यूं समझ लो आप। उसने विभाग के 2-4 कर्मचारी तो केवल अखबार पढ़ने के लिए बिठा रखे हैं कि तुम पढ़ो कि अपना नाम इस अखबार में कहीं है तो नहीं ना। बस इतनी बात समझ में आई? बोले ठीक है। तो बोले सर अब क्या है? तो मैंने कहा कहना यह है कि जो पोलैंड, उसके यूक्रेन के किनारे वाले देश है ना, कि पोलैंड है, रोमानिया है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, इन देशों को भी भारत के अंदर क्या चल रहा है ये सब पता है। मतलब भारत की जनता क्या देखती है, क्या सुनती है, ये सब पता है। क्यों? क्योंकि उनके भी तो लोग दिल्ली में बैठे हैं। भाई हर देश के अंदर जो राजधानी होती है वहां दूसरा देश अपना दूतावास खोल के चलता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो उन्हें यह समझ में आया कि भारतीय लोगों की नजर में दुश्मन कौन है? नाटो है। ना तो नाटो वाले यूक्रेन को अपने साथ लेने की कोशिश करते और ना ही यह घटना होती। इस बात को समझते हुए बुचारेस्ट के नाम से एक गठबंधन जिसमें 9 देश हैं, यूक्रेन के पड़ोसी हैं, उन सब ने भारत के एक अखबार जिसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस, उसके पास एक पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। और पत्र लिख के कहा कि जनाब आप हमारा पक्ष भी प्रकाशित करिए। हमारा पक्ष प्रकाशित करिए से मतलब कि हमारे बारे में भी यह बताइए कि अल्टीमेटली नाटो बेकार चीज है, अच्छी चीज है। भारतीय लोगों की मानसिकता में यह बात उजागर करिए कि रशिया या चाइना जिस प्रकार से आक्रमण करते हैं, इनके पक्ष को हमारे पक्ष के साथ अलग बना करके दिखाइए। आज जो आप ये जो न्यूज़ देख रहे हैं ना,
असल में ये वो 9 देश हैं जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को अपना पत्र लिखकर भेजा और बताया कि साहब हम कौन हैं। बात इतनी समझ में आ गई। अब आप पूछेंगे तो साहब ये 9 देश हैं कौन जिनके बारे में चर्चा हो रही है, ये हैं कौन 9 देश? आइए अब मैं वो बताता हूं। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, इनमें से 9 देश हैं बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया। हो सकता है आपको दिखाई ना पड़ रहा हो तो मैं इधर की तरफ से आपको दिखा देता हूं। एक बार के लिए इन देशों को देखिए। इधर देखिए बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एंटोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, ये सारे वो देश हैं। अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं तो ये एक तरह से यूक्रेन के आसपास वाले देश हैं। आप इधर की तरफ देखिए। एक प्रकार से यूं समझिए कि अगर ये वाला हिस्सा यूरोप है तो ये यूरोप के पूर्वी किनारे की तरफ बसे हुए देश हैं। थोड़ा और आसान करके समझाऊं अगर मैं आपको, तो ये 9 देश वो हैं जो कि एक प्रकार से यदि ये यूरोप का हिस्सा है तो इस यूरोप के पूर्व की तरफ बसे हुए हैं। इधर देखिए आप, यूरोप के पूर्व की तरफ बसे हुए देश हैं जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? इन देशों ने अपना पक्ष लिख करके भेजा। इनने क्या कहा कि सुनो इंडिया वालों, आप कम से कम हमारी बात भी समझो। आप हमें यह मानते हो कि नाटो पूर्व की तरफ एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को दिशा का ज्ञान ना हो तो उन्हें थोड़ा सा दिशा का ज्ञान भी करा दिया जाए। दिशाएं इस प्रकार पढ़ी जाती हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। हम लोगों ने जब भी नाटो के बारे में कुछ पढ़ा तो अल्टीमेटली एक चीज पढ़ी, और वो क्या पढ़ी कि भाई ये वाला जो यूरोपियन यूनियन है इसके पूर्व वाले हिस्से पर, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, क्लियर? इस पूर्व वाले हिस्से की तरफ जो है ना, ये जो यूरोप के जो देश हैं ये इस तरफ प्रसार करना चाहते हैं। नाटो जो है, जो अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ एक सैन्य गठबंधन है, वो यूएसएसआर की तरफ बढ़ रहा है। इस बात को ये सब लोग खंडित करते हैं। ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, उल्टा है इसका। बोले क्या? हम लोग मजबूती से इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें रशिया की नीति पता है, वो किस प्रकार से दमन की राजनीति करता है, किस प्रकार से वो लोकतंत्र की खिलाफत करता है। देखिए, इस बात से तो दबे शब्दों में ही सही, आप भारतीय होने के नाम पर सहमत तो आप भी होंगे। आप पूछेंगे सर कैसे आप बात कर रहे हो, हम कैसे सहमत हो जाएंगे? आइए मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, यदि आपको थोड़ा सा भी मैं यहां पर आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव दूं इस पूरे की पूरे मैप का, तो आपको एक इमेज क्लियर होगी, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ईमानदारी से सोचिए और बताइए, क्या आपको लगता है कि रशिया और रशिया के समर्थन वाले जो देश हैं वो सही मायने में लोकतंत्र को मानते हैं? एक बार आप अपनी ओपिनियन खुद से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोई पब्लिक राय क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी अवेयरनेस जानना चाह रहा हूं। रशिया और रशिया के समर्थन वाले देश, क्या उनके अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था है? आप पूछेंगे सर ये क्या होता है लोकतंत्र? बताऊं, आप अपना नेता चुनकर भेजें, आपका नेता आपके लिए भविष्य निर्माण करे, आपका नेता ढंग से काम ना करे तो अगले चुनाव में आप उसको हटा दें, सरकार बदल दें। इसे लोकतंत्र कहते हैं। आसान भाषा में, जहां जनता जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन करती है, वो लोकतंत्र है। अच्छा, अब देखिए, मेरी क्लास पढ़ के इतने लोगों को तो ये समझ में आ चुका है, कमेंट बॉक्स भर भर के आ चुका है कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सच्चाई है। मैं आपको एक एक करके उदाहरण दे देता हूं। दुनिया के जो भी देश रशिया या रशिया का समर्थन करने वाले हैं, उनमें भारत जैसे देश जो तटस्थ हैं, ये अपवाद हैं। अदरवाइज भाई साहब दुनिया की स्थिति खराब है। उदाहरण के लिए, पुतिन सत्ता में कब से हैं? जब से, आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जब से वो पैदा हुए होंगे तब से पुतिन जो है ना, वो रशिया के राष्ट्रपति बन के बैठे हुए हैं। आप में से कई बच्चे मेरी क्लास में ऐसे होंगे जो खुद जब से पैदा हुए हैं तब से पुतिन को देख रहे हैं, और पुतिन ने संविधान में ऐसे ऐसे परिवर्तन कर लिए कि वो जहां उनके लिमिट हुआ करती थी कि 2 बार से ज्यादा कोई नहीं बन सकता, वो सारे परिवर्तन करके अपने समर्थन में कर लिए। नंबर 1। नंबर दूसरा,
उसका जस्ट पड़ोसी, या फिर यूं समझिए कि जो एकदम उसके मुंह से कटी रोटी खाता है, उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों बेलारूस। लुकाशेंको 1991 में देश बना था, 2022 में आप चल रहे हैं, 21 साल हो चुके हैं, अभी तक बेलारूस पर से लुकाशेंको का शासन खत्म नहीं हुआ है। जब से पैदा हुआ तब से वो चल रहा है। और बताएं, क्यूबा, फिदेल कास्त्रो जब तक थे तब तक उस पर शासन उसी व्यक्ति का रहा। सीरिया, बशर अल असद की सरकार जब से है तब से चली आ रही है। चाइना, शी जिनपिंग जो कि साम्यवादी हैं, जब से हैं तब से सरकार चला रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन लोगों को हमेशा सुना है, तब से यही सुना है कि यार ये सत्ता से परिवर्तित क्यों नहीं होते। और तो और मजेदार बात यह है, आप भारत की कोई भी न्यूज अंतरराष्ट्रीय रूप से देख सकते हैं। आपको भारत के इतने सारे किसान आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबोधित किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में अखबारों में छपता है किसान आंदोलन है। भारत का CAA जो प्रोटेस्ट है वो अंतरराष्ट्रीय अखबारों में छपता है। टाइम्स मैगजीन के अंदर CAA प्रोटेस्ट करने वाली महिला की फोटो छापी जाती है। आप भारत के अंदर ये सारे के सारे आंदोलन अंतरराष्ट्रीय रूप से देखते हैं। क्या आपने आज तक, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप गूगल कर लीजिए कि चाइना में आपको एक भी प्रोटेस्ट करने वाली फोटो या पोस्टर दिखाई दे जाए। आप गूगल कर लीजिए, प्रोटेस्ट इन चाइना लिख करके सर्च कर लीजिए, आपको एक भी तस्वीर ऐसी दिख जाए जिसमें कि चाइना के लोग पोस्टर लेके खड़े हों। कैसे संभव है जिस देश की आबादी 1.4 अरब हो, वहां पर किसी भी व्यक्ति को सरकार से कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। और आप भारत में कर लीजिए, जंतर मंतर हुआ, ये तो ऐसी जगह है जहां आपको एनी टाइम कोई ना कोई भारतीय हाथ में पोस्टर लेके खड़ा दिख जाएगा। बोलिए, तो ये लोग ये कहते हैं, ये जो बुचारेस्ट 9 वाले जो देश है ना, ये कहते हैं जनाब एक बात बताइए, हम अगर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हम वो देश हैं जो अपने लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। तानाशाही में अक्सर पतन होता है। ये वो देश हैं जिन्होंने अपनी मार्मिक अपील लिखकर भेजी है, इंडियन एक्सप्रेस में पूरा पेपर भर के न्यूज लिखकर भेजी है और कहा है कि आप लोग जो हमें मानते हैं। अब दूसरी तरफ चलिए, देखिए एक बात और बताता हूं, अपन अमेरिका की बेचारे की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, काफी ज्यादा उसके बारे में टांग खिंचाई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यार उसका भी थोड़ा सा पक्ष ले लें, बेचारा परेशान हो रहा होगा वो। सुनो, अमेरिका का समर्थन करने वाले आप 30 की 30 नाटो मेंबर को उठा के देख लो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सबके यहां पर लोकतंत्र है। अब आप पूछेंगे लोकतंत्र कोई व्यवस्था थोड़ी होती है? होती है भाई, लोकतंत्र व्यवस्था होती है तभी जाकर के जो बाइडन इतनी उम्र में जाकर के राष्ट्रपति बने, होती है तभी एक ब्लैक बराक ओबामा राष्ट्रपति बने, होती है तभी एक प्रोटेस्ट का नायक जिसने कभी भी राजनीति नहीं की। आप सोचिए, आज तक जो विधायक या सांसद नहीं बना वो व्यक्ति एक ही बार में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है। बोरिस जॉनसन की बात कर रहा हूं। केवल और केवल ब्रेग्जिट मामले पर उसने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया वन टाइम और एक ही बार में देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये लोकतंत्र नहीं तो और क्या है कि आपके यहां हो रहे प्रोटेस्ट से नेता निकलता है और वो सत्ता चलाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 30 की 30 देश उठा लो, आपको इन सब में एक कॉमन चीज पता चल जाएगी, और वो ये है कि ये सारे वो देश हैं जहां जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। वो बात दूसरी है कि जनता, लोकतंत्र के अंदर भी कमियां होती हैं। सत्ता का कोई सा भी रूप, सत्ता का एक भी रूप पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हम यार भगवान राम को नहीं छोड़ते। हम भगवान राम के द्वारा जब सीता मैया को जंगल में भेजे जाने का आदेश दिया, उस बात को लेकर के हम आज तक क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आपने एक धोबी के कहने पर ऐसा कर दिया, आपने आक्षेप के बारे में सुन करके उनको वहां भेज दिया, जबकि भगवान राम राज्य की स्थापना में यह कहना चाह रहे थे कि मैं अंत्योदय में खड़े हुए व्यक्ति की भी लाइन सुनता हूं। मतलब जो अंत की लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी इस राजा से कहने का हक है। भगवान राम तो यह स्थापित करने में लग रहे थे, लेकिन
आप सोच कर देखिए कि सत्ता का कोई सा भी रूप परफेक्ट नहीं होता है, ये विचार बनते हैं। मतलब आप कुछ भी दे दीजिए, आप यदि मैं आपको ना एकदम बेहतरीन 56 प्रकार के आपके मनोवांछित व्यंजन खिलाऊं तो भी आप उनमें से किसी ना एक चीज में कमी निकाल देंगे कि यार ये चीज वैसी नहीं है। तो स्तर तो जो है ना सेटिस्फैक्शन का, वो तो कभी नहीं आ सकता। लेकिन वास्तविकता ये है कि इन देशों की जो मार्मिक अपील है वो मैंने बिल्कुल, बस मैं रोया नहीं इनकी तरह, अदरवाइज भाई साहब बिल्कुल आंखों में आंसू भर के ना मैं इनका पक्ष आपको सुना सकता था। ये बेचारे इतने दुखी हो गए कि यार आप लोग ये बोलते हो हम नाटो वाले, हम नाटो वाले, हम करें तो करें क्या। आप ये बात भी देखिए, एक माननी पड़ेगी, इधर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया 3 देश हैं, आपको याद होगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। लातविया का मालूम हो, लिथुआनिया का मालूम हो, ये कभी यूएसएसआर का सदस्य हुआ करता था। जब ये यूएसएसआर का सदस्य होता था तब यहां के लोगों को लोकतंत्र पसंद था। आज ये बाल्टिक देश है। ये लातविया, लिथुआनिया ने, आपको याद होगा, यूक्रेन पर जब संकट आया ये बिल्कुल नहीं डरा, इसके यहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सोच के देखो कि यहां की संसद ने एक मत से अपने देश के प्रत्येक नागरिक से कहा कि यदि आप लोगों को युद्ध में भाग लेने जाना है जाइए, हम देख लेंगे जो भी होगा। सोचिए, इतना सा देश जिसको कि अगर रशिया वाले एक बार भी यूं कह दें कि छू, वो खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति में वहां का लोकतंत्र अपने देश के लोगों को इतनी ताकत देता है कि वो यूक्रेन के समर्थन में उठ के खड़े हो गए। समझ रहे हैं, ये लोकतंत्र की पावर है। आप रूस को देख लीजिए, रूस हमला करने के लिए निकला हुआ है, लेकिन इधर की तरफ जब आप उठा के पढ़ते हैं तो एलेक्स नवाल्नी, वो व्यक्ति जिसने कि पुतिन का विरोध किया, उसको 10 साल की सजा और सुना दी गई। वो न्यूज में ही नहीं आया है। एलेक्स नवाल्नी बेचारा जब से पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया है पुतिन के खिलाफ वो सलाखों में ही पड़ा हुआ है। तो सोच लीजिए कि आपको किस प्रकार की सत्ता चाहिए। मैं पता है इस बारे में एक लाइन आप सबसे और मेंशन करना चाहूंगा, कीपिंग इन माइंड कि रशिया हमारा दोस्त है, रशिया ने हमारे साथ बहुत से कामों में हमारा समर्थन किया है, लेकिन जब आप समर्थन की बात ऊपर उठा लेते हैं, ये बिल्कुल वैसे हो गया। आपका एक दोस्त है, आपका इतना अच्छा दोस्त है कि उसने आपकी बहुत विकट परिस्थितियों में मदद करी। अब अगर उस दोस्त के ऊपर कोई ऐसा आरोप लग गया जो समाज के अंदर हीनियस काउंट किया जाता है, तो क्या आप उस दोस्त की उस विकट परिस्थिति में मदद करने पर, यह बिल्कुल पता है वैसा ही है। अगर आपको महाभारत का समय याद हो तो महाभारत के समय में अपन महाभारत का एक दृश्य देखते हैं जिसमें कि दिखाया जाता है कि दुर्योधन ने कभी कर्ण की समाज के अंदर रेस्पेक्ट बचाई थी। जब कर्ण वो धनुर्विद्या सीख के आते हैं तो उन्हें वहां रोक दिया जाता है कि आप अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि आप एक उच्च कुल के व्यक्ति नहीं हैं, ना ही आप कहीं के राजा हैं। तो दुर्योधन ने मौका परस्ती करते हुए कर्ण को राजा बना दिया, और जब वो राजा बनाया तब उसने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। तो कर्ण अपने सम्मान में दुर्योधन के द्वारा किए गए इस प्रयास की कीमत हर उस गलत काम का समर्थन करके चुकाए जो दुर्योधन ने फिर की, चाहे फिर वो द्रौपदी का चीरहरण था या पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का काल था। भगवान श्री कृष्ण ने जब कर्ण का अंत किया तब उनको एक ही बात का एहसास कराया था कि देखिए, आपने अपने मित्र की मित्रता में समर्थन करते करते ये भूल गए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आप अपने मित्र की मित्रता से इतने प्रभावित हुए कि आप उसके अधर्म के भी मित्र बन गए। वास्तविकता में मित्र वो जो किसी व्यक्ति को उसके अधर्म से चेतावनी दे। और यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारे मूल्य हैं कि भारत इस युद्ध की घड़ी में अपने आप को तटस्थ लेके चल रहा है। वो कहता है कि ना तो रूस सही है और ना ही अमेरिका सही है। बताइए कि भारत कैसे नैतिक मूल्यों का देश ना हो। आज हम जब अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, कूटनीति की बात करते हैं, तो अब अपने गर्व से हम कह पाते हैं कि भारत वो देश है जिसने कि अगर कोई देश अधर्म कर रहा है तो अपने आप को फिर तटस्थ रख लिया। आप अपने ऊपर चैलेंज के रूप में कह सकते हैं कि सर, क्या भारत की जो नीति है वो भीष्म पितामह जैसी है कि मैं आंखें खोल करके बोलूंगा नहीं, बस मुझे पता है कि अधर्म हो रहा है? जी नहीं, भारत ने हर बार बोला है, दोनों से बोला है। भारत चुप नहीं बैठा है, भारत ने दोनों से कहा है कि आप लोग टेबल पर बैठे अपनी परेशानियां निपटाएं, लेकिन जब बात आएगी कि मैं किसकी तरफ से हूं तो मैं कहीं से नहीं हूं।
क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो हमने कर दिया। क्या? दोनों के बीच में सलाह मशविरा कराने का प्रावधान कर दिया। बात आपको समझ में आनी चाहिए, गंभीर बात है। तो आज मैंने आपके सामने जो बुचारेस्ट 9 है, जो कि नाटो के सदस्य हैं, उनकी बातें रखी हैं, और वो इसलिए रखी हैं ताकि आपको यह पक्ष भी पता चले कि नाटो का मतलब बेकार नहीं होता है हमेशा। ये वो देश भी हैं जो कि अपने यहां के लोकतंत्र को बचाने के लिए फिर किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार हैं कि भाई हम अपने लोकतंत्र की हिफाजत तो करके रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, सर आपने तो हमारे दिमाग में रशिया के खिलाफ जो है ना वो जहर भर दिया। नहीं नहीं नहीं, जहर नहीं भरा है मैंने। अगेन आपके दिमाग में एक ज्ञान भरा है, और ज्ञान जो है ना वो आपको सद्मार्ग दिखाता है। आपके अंदर, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी भविष्य में जब देश के नीति निर्माता बनेंगे तब आपको यह ज्ञान काम में आएगा। आपको यह समझ में आएगा कि इंडिया क्यों एक सधा हुआ पक्ष लेता है, क्यों भारत किसी भी गलत के खिलाफ या सही के खिलाफ पक्ष और विपक्ष में नहीं बंटता। वो हमेशा अपनी नीति लेके चलता है कि मैं ऐसा मानता हूं, हम ग्रुप में नहीं बंटते, ये हमारी नीति है ना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बुचारेस्ट कहां है ये याद कर लेना। ये रोमानिया की राजधानी है, रोमानिया, जो कि लगा हुआ है बिल्कुल आपके यूक्रेन की बगल में। तो रोमानिया से हमने अपने बहुत सारे विद्यार्थियों को उसी रूट से बाहर निकाला है। तो बुचारेस्ट 9 क्यों बनाया गया था वर्ष 2015 में? तो रशिया के डर से बचने के लिए ही यह बनाया गया था, और इस प्रकार से इन्होंने अपना लेटर लिख के भेजा। और मैंने, और अगर कहीं से भी ये बुचारेस्ट 9 के जो प्रतिनिधि हैं वो अगर कहीं से भी इस सेशन को देख रहे हों, हालांकि उनको हिंदी की समझ में आएगी कि नहीं आएगी भगवान को पता, लेकिन उनको अगर ये सेशन दिख रहा हो तो मैंने वो काम कर दिया है, क्योंकि मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक अंध भक्त हूं। मतलब मुझे लगता है कि ये न्यूज़ बहुत अच्छे से कवर करते हैं, और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो मैसेज सर्कुलेट हुआ वो मैंने अपने व्यूअर्स तक, मेरे अपने विद्यार्थियों तक, मेरे अपने परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सेशन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, एक जगह कहीं मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया, और व्हाट्सएप मैसेज क्या आया कि आज यूक्रेन में संकट है। तो यूक्रेन में संकट है तो यूक्रेन के लोग बच करके अपने आप को बचाने के लिए आस पड़ोस के जितने भी देश हैं वहां ले जा सकते हैं। जैसे पड़ोस के देशों में पोलैंड में चले गए, रोमानिया में चले गए, हंगरी में चले गए, बाल्टिक देशों में चले गए, है ना। यूक्रेन पर रशिया ने आक्रमण किया तो इतने सारे लोग यूक्रेन के लोगों को बचाने के लिए आ गए। क्लियर? ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, और यहां से आगे आपके दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए, और इसलिए यह बात आपको गंभीरता से सुननी चाहिए आज के सेशन को जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि एक मैसेज मैंने भी आप लोगों की तरह कहीं सर्कुलेट होता हुआ पढ़ा, और उस बात में थोड़ी गंभीरता थी। तो जब संकट आया तो यूक्रेन के लोगों को अमेरिका इतना दूर बैठा हुआ भी कहने आ गया कि चलो 1 लाख यूक्रेनियन को तो कम से कम मैं अपने साथ ले जाऊंगा अमेरिका में रहने के लिए, कि यदि उनको कुछ नुकसान हुआ है तो मैं मदद करूंगा। ठीक है, आज अपना पक्ष देखिए एक बार भारत का। भारत के साथ ईश्वर ना करे कि कभी कुछ गलत हो, लेकिन जरा अपने बॉर्डर पर लगे हुए देश पहचानिए, उन देशों को पहचानिए कि यदि भारत में कुछ हो, भगवान ना करे कि ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ उत्पन्न हो कि हमें अपना देश छोड़कर कहीं जाना पड़े। आज जैसे यूक्रेन की जनता अपना देश छोड़ के जा रही है, लेकिन कभी ऐसी स्थितियां हो जाएं, ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो आप जाएंगे कहां? कौन है मित्र आपके बॉर्डर पर? आधा तो पूरा भारत का बॉर्डर, या मतलब ये समझिए कि उत्तर भारत से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान और चीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, यानी कि दबा के बैठे हुए हैं। अपन जिनसे लड़ने वाले हैं उनके देश में तो घुसने जाएंगे नहीं। नेपाल पहले ही शरणागत हुआ है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि हो रखा है। बांग्लादेश ऑलरेडी अपने देश के लोगों को भारत में डाल रहा है, और आज जो मैं न्यूज़ पढ़ाने जा रहा हूं ना वो है श्रीलंका की। इनके यहां संकट उत्पन्न हुआ है तो ये भारत में शरण लेने चले आए हैं। गंभीर विषय है ये। भारत के पास चारों तरफ कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि भारत की स्थितियां कभी बिगड़े तो वो काम आए मित्र के रूप में। इसलिए एक मैसेज है आप सबके लिए कि ऐसा दिन ना आए, इसके लिए भारत को जितना हो सकता है ना सक्षम बनाइए, समर्थ बनाइए, ताकतवर बनाइए, क्योंकि आपके पास प्लान बी है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है ही नहीं अरब सागर में कूदने के अलावा। मतलब कड़वा है लेकिन बहुत खतरनाक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके पास में समुद्र की सीमा के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियां, हमारे दुश्मन हम पर कभी ना कब्जा करें, हमारे ऊपर कभी भी किसी प्रकार का विचार करने की कल्पना भी ना करें, आप ही हमेशा आक्रांता रहें। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए भारत को ऊंचाइयों तक लेके जाइए, क्योंकि समर्थन जो है ना वो आपके पड़ोस में किसी भी ऐसे सक्षम देश का नहीं है जिसके पास में आप अपनी मित्रता के नाम पर 2 दिन जाके रुक सकें। समझ गए? आज यूक्रेन में संकट आया तो वो पोलैंड में रुकने चले गए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, पोलैंड तो पूरा यूरोप है, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन विचार करिए कि आपके पड़ोस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे पास तो हम ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो देश के खिलाफ और देश के अंदर जहर बोने वाले लोगों से थोड़ा बचकर रहिए और देश की ताकत को पहचानिए, क्योंकि हम तभी बर्बाद होंगे जब कोई हमें अंदर से तोड़ेगा। हम बहुत सशक्त हैं, बहुत पावरफुल हैं। और आज का जो ये मैं सेशन कर रहा हूं, इसके पीछे का भी विचार यही है कि असल में श्रीलंका से लोग, वहां की हालत भुखमरी की हुई तो वो बोट पर सवार होके इंडिया चले आए। आइए आपको मैं श्रीलंका के हालात दिखाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने यह विषय महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका का हाल ही में बहुत बुरा हाल हो रहा है। हालत यह है कि तमिलनाडु सरकार इस चीज के लिए तैयार हो चुकी है। किस चीज के बारे में तैयार हो चुकी है? तमिलनाडु सरकार इस बारे में तैयार हो चुकी है कि 2000 से लेकर 4000 के आसपास रिफ्यूजी तमिलनाडु में आकर के इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण शरण लेने पहुंचेंगे। विचार करिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट विल हैंडल श्रीलंकन तमिल्स रिटर्न लीगली, ऐसा सीएम स्टालिन ने कहा है। इन दिनों श्रीलंका के अंदर इतनी ज्यादा भुखमरी फैल रही है कि श्रीलंका के लोग नावों पर सवार होकर के तमिलनाडु में शरण लेने आ रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार ऑलरेडी इस बात को लेकर के तैयार हो रही है कि हमारे पास श्रीलंकन्स आने वाले हैं। इधर देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस 16 श्रीलंकन तमिल अराइव इन इंडिया। अभी तक 16 तो आ चुके हैं। तमिलनाडु की सरकार भुखमरी के आधार पर यह कैलकुलेट कर चुकी है। क्या कैलकुलेट कर चुकी है? कि कम से कम 4000 श्रीलंकन तो तमिलनाडु आकर पहुंचेंगे शरण लेने के लिए। क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा है? आइए मैं आपको बताता हूं। आपने मेरे द्वारा श्रीलंका के बारे में यह जानकारी प्राप्त की होगी। क्या क्या? कि इस साल के अंत तक दिवालिया हो जाएगा श्रीलंका। यह मैंने 2 महीने पहले खबर पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि इसके पास में इतना कम फॉरेक्स बचा है, विदेशी मुद्रा भंडार बचा है कि यह अपने द्वारा माल खरीदने की स्थिति में नहीं है। श्रीलंका के पास हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यह अपने पास फूड इमरजेंसी लगा चुका है। एक प्रकार की वो स्थिति कि विदेशी सामान खरीदने के हालात नहीं है। यह मैंने 6 महीने पहले आपको खबर कराई थी। हालात लगातार बिगड़ते गए। श्रीलंका, जो कि भारत के तमिलनाडु से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर लोग नाव से बैठ करके 30 किलोमीटर की यात्रा से तमिलनाडु में शरण लेने आ जाते हैं, वो श्रीलंका आज अपने यहां पर चीनी के भाव देख रहा है 290 रुपए किलो। जरा भाव पर विचार करिए। चावल है 500 रुपए किलो, मिल्क पाउडर है 800 रुपए का 400 ग्राम, यानी कि लगभग आप पकड़ लीजिएगा कि ये 1200 रुपए के आसपास किलो हो गया। नहीं 1200 नहीं भाई, कितना हो गया? 8 दूनी 16, 2 4, 2000 रुपए का 1 किलो मिल्क पाउडर है। जो गैस का सिलेंडर है वो 4000 रुपए का मिल रहा है। पेट्रोल 254 रुपए किलो लीटर मिल रहा है। डीजल 176 रुपए लीटर मिल रहा है। ये श्रीलंकाई रुपये के अंदर श्रीलंका के हालात चल रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं, श्रीलंका के अंदर हालात कुछ ज्यादा खराब हो गए हैं। और खराब हुए हालातों को इस आधार पर पहचान सकते हैं कि श्रीलंका के पास में अब केवल अगले 14 दिन तक अपना सामान इंपोर्ट करने के लिए, जरूरी सामान खरीदने के लिए धन बचा है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका के विदेश मंत्री, श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष आसपास के देशों से पैसा मांगने के लिए निकले हुए हैं। हालत तो यह है कि श्रीलंका के पास में ऑयल, फूड, पेपर, चीनी, दाल, दवा और ऐसी कई वस्तुएं जो जीवन यापन के लिए जरूरी हैं, उन्हें खरीदने के लिए भी धन नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में यहां के राष्ट्राध्यक्ष तो दूसरे देशों से पैसा मांगने के लिए निकले हुए हैं। भारत से $1 बिलियन की मदद मांगी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति में भारत और क्या मदद कर पाएगा? तो बड़ी बात निकल के आती है कि जो तमिलनाडु है, जो कि हमेशा से श्रीलंका में जब जब संकट उत्पन्न हुआ
तो श्रीलंकन्स को अपने यहां पर इनवाइट करने वाला राज्य रहा है। हम अपने यहां पर प्रॉपर तरीके से श्रीलंका से निर्वासित हुए तमिल को रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से रेजिडेंस की व्यवस्था करते हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था करते हैं। तमाम प्रकार की चीजें भारत के द्वारा ट्रेडिशनली की जाती रही हैं। 1970 से लेकर 80 के दशक की भी अगर हम बात करें तो श्रीलंका से सी रूट के माध्यम से आए हुए बहुत सारे श्रीलंकन तमिल्स को भारत ने अपने यहां पर शरण दी। लेकिन जब LTTE के द्वारा 1991 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया गया, उसके बाद भारत ने किसी भी प्रकार से श्रीलंकन्स को आने पर रोक लगा दी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आए। अगर मैं श्रीलंका की एक तरह से डेमोग्राफी की बात करूं तो श्रीलंका के अंदर एथनिक पॉपुलेशन में जो मेजॉरिटी है वो सिन्हले लोगों की है। सिन्हले ही सरकार है, वो तमिल्स के साथ में, जो कि श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल्स हैं, उनके साथ में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है, क्योंकि सिन्हले सामान्यतया बौद्ध धर्म अपनाते हैं और उनकी वजह से भारतीय धार्मिक मान्यताओं को रखने वाले लोगों के साथ यहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसी स्थिति में ये जो स्थिति आपको दिख रही है, इसमें से श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल जो लोग हैं वो यहां से निकल करके भारत के रास्ते चले आते हैं, यानी भारत की तरफ चले आने का कार्य करते हैं और भारत उनको अपने यहां पर स्थान देता आया है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, लगभग 10 लाख लोग 1983 के अंदर भारत पहुंचे थे शरण लेने के लिए। 1991 से या 1990 के दशक में लगभग 1.25 लाख लोग यहां पहुंचे थे। तमिलनाडु गवर्नमेंट श्रीलंकन के जो तमिल्स आ रहे हैं उनको अपने पास रखने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं कर रही हैं, ऐसा यहां के मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार को जो रिफ्यूजी आ रहे हैं, मतलब जो लोग आ रहे हैं, उन्हें रिफ्यूजी स्टेटस दे देना चाहिए, क्योंकि वो निर्वासित हैं, अपने देश को छोड़कर के यहां पहुंच रहे हैं। श्रीलंका 500 मिलियन डॉलर का लोन प्राप्त करने के लिए मतलब पैसे मांग रहा है। श्रीलंका ने हाल ही में भारत से 500 मिलियन डॉलर लोन प्राप्त किया, जिसकी वजह से वो अपने तेल के बिल चुका सके। इसके बाद में $1 बिलियन का लोन लेने के लिए 17 मार्च को श्रीलंका ने फिर से अर्जी लगाई कि हमें, वित्त मंत्री भेजा इन्होंने अपना, और उन्होंने कहा कि हमें $1 बिलियन जो है वो चाहिए। किस चीज के लिए? अपने यहां के खर्च निपटाने के लिए लगातार यहां पर बात की जा रही है। इतना ही नहीं, इंडिया और श्रीलंका ऑलरेडी जो है वो काफी दिनों से संपर्क में है। भारत के द्वारा सार्क के सहयोग से $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी इसको दिया जा चुका है। साथ में श्रीलंका के साथ साथ भारत बहुत सारी तरीके से मदद करने में लगा हुआ है। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि उम्मीद ये की जाती है कि चीन यहां पर उसका सहयोगी बनकर आएगा, नेचुरल सहयोगी बनकर आएगा। लेकिन डर यह है कि कहीं श्रीलंका चीन से लोन लेते लेते उसके ऋण जाल में ना फंस जाए, क्योंकि हाल ही में चीन के द्वारा श्रीलंका के साथ जो की जा रही कोशिशें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं से श्रीलंकन लोगों में चीन की सहायता के प्रति डर भर गया है। उससे श्रीलंकन्स बच के भी रहना चाहते हैं। ठीक है, तो चीन के हालात क्या हैं ये मैंने, मतलब श्रीलंका के हालात क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एक विद्यार्थी लिख भी रहे हैं कि इनसे कह दो कि ये अपना हम्बन टोटा उधार दे देंगे। अरे बेचारों की मजाक मत बनाओ यार, गरीबी के हालात चल रहे हैं। वास्तविकता पता है क्या है? जो हमें लगता है कि अगर इजाजत मिल जाए तो मैं श्रीलंका घूम आऊं, थोड़ा बहुत तो मैं भी घर चला आऊंगा। इनका टूरिज्म इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। इनका देश जो है, इनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, विदेशी लोगों की मुद्रा पर डिपेंडेंट है। जब कोई विदेश से यहां जाता है तो टूरिज्म के नाम पर जो वो पैसा खर्च करता है, उससे श्रीलंका को धन की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि यहां पर बड़ी मात्रा में डॉलर लेके आते थे रशिया से लोग, क्योंकि रशिया में जब सर्दी पड़ती है तो वो गर्मी तपने के लिए श्रीलंका पहुंचते थे बीच पर। जब से ये कोरोना आया और कोरोना के बाद में रशिया यूक्रेन का क्राइसिस आया, हालात इनकी इतनी बिगड़ गई कि यहां पर कोई भी विदेशी आकर के पैसा खर्च करने नहीं आ रहा है। टूरिज्म सेक्टर एकदम सपाट हो गया है। दूसरी बात, ये जो अपना माल बेचते थे वो भी श्रीलंका और मतलब ये यूक्रेन और रशिया में बेचा करते थे। इनकी जो चीनी है, इनकी जो चाय है, उसका बहुत बड़ा उपभोक्ता वही देश है जो इस समय युद्ध में फंसा हुआ है। तो इनके पास कुल मिलाकर के कहते हैं ना कि मतलब हालात ही खराब चल रहे हैं, दिन खराब चल रहे हैं, शनि की दशा लगी पड़ी है इनके पीछे। ठीक है ना, श्रीलंका के पीछे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। क्लियर? चलिए इससे आगे की खबर करते हैं।
साथियों, जैसा कि आप सबने लंबे समय से एक बात सुनी होगी और कई बार कईयों के दिमाग में विचार भी आया होगा कि सर एक बात बताओ, अंतरिक्ष में किसका राज चलता है। हालांकि बॉलीवुड की बात माने तो ये नदियां, ये हवा पवन के झोंके, इन्हें कौन रोके, लेकिन अंतरिक्ष में मुसीबत कुछ और है। आप खुद से मुझे सोचकर बताओ, अगर एक बार के लिए आप मैप को दिमाग में लाओगे तो आपको दिखेगा कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ चीन दिखाई पड़ता है, पूर्वी किनारे की तरफ चीन दिखाई पड़ता है। उसे भाई ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सैटेलाइट घुमाने का क्या मतलब। अच्छा, एक बार के लिए ऐसे सोचो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरा जो देश है, भाई आपको पता है कि भाई हम इंडिया वाले जो हैं वो यहां डले हुए हैं, ठीक है, ये भैया इंडिया रहा अपना, ये देखिए साहब। अब मुझे क्या करना है साहब कि मुझे मेरे इंडिया के बारे में खबर लेनी है। खबर लेनी है से मतलब है कि भाई इंडिया में कोई तूफान आए तो मुझे पता चल जाए, इंडिया के ऊपर कोई और दुश्मन का नजर हो तो मुझे पता चल जाए। तो मैं मेरी सैटेलाइट कैसे भेजूं? मैं मेरी सैटेलाइट ऐसे भेजूं कि मेरी सैटेलाइट जहां इंडिया दिख रहा है उस इंडिया के चारों तरफ चक्कर काट ले। यही तो मैं चाहूंगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि असल में जब आप इंडिया पर चक्कर काटने के लिए सैटेलाइट भेजते हैं ना, मान लो कि मैंने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजी कि तू इंडिया पर यूं गोल 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 घूमती रहे, लेकिन सैटेलाइट बड़ी नालायक प्रकार की होती है। क्यों? वो तो गोल गोल घूम रही है, लेकिन जो पृथ्वी है ना वो आंख मिचौली करती है। कैसे? मान लीजिए मैंने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी, वो यहां बेचारी गोल 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 ऊपर की तरफ घूम रही है, भंवरा बन करके चक्कर काट रही है इस प्रकार से कि भाई ये इंडिया है। अरे कहां खो गया, ये रहा। बोले चलिए हम ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे, लेकिन ये पृथ्वी बहुत चालू है। ये क्या कर रही है? ये हम तो यहां घूम घूम रहे हैं और ये जनाब जो है ना पृथ्वी यहां गोल गोल घूम जा रही है। हम तो यहीं घूमते रह गए और जो गोला है ना हमारा वो घूम गया। गोला घूम गया तो मुसीबत ये हुई कि हमारा सैटेलाइट यहां घूम रहा है और पृथ्वी यहां घूम रही है। तो भाई हमने तो अपने देश की खबर ही नहीं रखी, फिर क्या करें? तो फिर वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला। तरीका क्या निकाला? बोले देखो यार, इसका एक तरीका है। बोले क्या? बोले पृथ्वी घूम रही है ना। बोले हाँ। अब जैसे इंडिया घूम रहा है, बोले हाँ, ये इंडिया जो है अभी यहां था, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, ठीक है। तो एक काम करो, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट छोड़ो ना वो इस प्रकार से छोड़ो कि वो भी पृथ्वी के साथ साथ गोल 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 घूमे। क्लियर? बोले ठीक है। तो इसके जस्ट सामने यहां सैटेलाइट लगाया और इस प्रकार से गोलम गोला घुमाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो जब पृथ्वी के चारों तरफ गोला घूमने लगा, पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए कि भाई पृथ्वी घूम रही है और इसके साथ साथ मतलब भारत के चारों तरफ वो भी सैटेलाइट भी घूम रहा है, अब पृथ्वी भारत के सामने सामने ही घूम रहा है, ऐसी सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। कौन सी सैटेलाइट कहते हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जिसे किसी देश पर फिक्स करके लगा दिया जाता है। तो सर कितना किलोमीटर ऊपर की तरफ लगाना होता है? ऑन एन एवरेज 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको यदि अपने ही देश पर सैटेलाइट रखनी है तो 36,000 की किलोमीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए कि ये इंडिया है, आपने यहां पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट लगा दिया। अब ये यूं घूमेगा और पृथ्वी भी यूं घूमेगी, तो ये दोनों एक साथ एक ही गति के अंदर घूमते रहेंगे, ये वैज्ञानिकों का मत है। अच्छा साहब, हमको ये तो समझ में आ गया कि जब हम इंडिया को देखना चाहते हैं तो ये तरीका कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ऊपर की तरफ मैं इंडिया के ऊपर सैटेलाइट घुमा रहा हूं कि पाकिस्तान पर घुमा रहा हूं कि चीन पर घुमा रहा हूं, किसको पता चलेगा? आप तो ये कह दोगे कि मेरी सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस नहीं थी, वो थोड़ी नीचे ही घूम गई, इसलिए वो आपके देश की भी फोटो खींच ली। आप सोच के देखो, आज कभी आप अपने घर में बैठे हो, पड़ोसी आपकी छत पे चढ़ के और आपके घर के अंदर झांक रहा है, आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? आपको अंदर से फीलिंग आती है कि यार मैं बैठा मेरे घर में हूँ, छत पे बैठा बैठा ये मुझे देख रहा है कि मैं खाना क्या खा रहा हूँ, मैंने कपड़े क्या पहन रखे हैं, मैं किस प्रकार से बैठा हूँ, किस प्रकार से बातें कर रहा हूँ, बुरा लगता है ना। अब सोच के देखो कि एक सैटेलाइट उड़ रही है, वो इंडिया के ऊपर उड़ते उड़ते वो और आगे पीछे की तरफ देखती हुई चल रही है। क्या और क्या चल रहा है? पाकिस्तानियों बढ़िया खा रहे हो लाहौर कबाब। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ना, ये चीज जो है उसको भी बुरी लगनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि एक बात बताओ चाइना वालों, तुम लोग यहां बैठे हो हैं, पृथ्वी के अंदर उत्तर की तरफ वाले गोलार्ध पर बैठे हो तुम लोग यहां पे। रशिया वालों, तुम लोग भी उत्तर के गोलार्ध पे हो, समझ में आ गया।
तुम्हारा भाई साहब जो सैटेलाइट है वो रास्ता भूल के ऑस्ट्रेलिया की तरफ कैसे आ गया? भाई मेरे ऊपर, भाई एक बात बताओ, मैं ये मान सकता हूं कि इंडिया का सैटेलाइट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो इंडिया के आगे पीछे के देश देख लेगा, ऊपर नीचे के देश देख लेगा। लेकिन यार मैं यूं कहूं, हाँ वैसे समझो, आप अपने पड़ोसी के घर के अंदर यूं झांक लिए, छत पे गए, पड़ोसी ने, आपकी छत ऊंची थी, आप नीचे की तरफ देख लिए, उसे बुरा तो बहुत लग रहा है लेकिन वो खुद ही छत पे से नीचे चला गया कि यार ये तो बेचारा पागल आदमी है, ये देखे बिना मानेगा नहीं। लेकिन आप करामाती निकले, आप क्या कर रहे हैं, पड़ोसी की छत नहीं देख रहे, आप वो दूरबीन ले आए यो यो करके देखने के लिए। और भाई साहब आप दूरबीन लगा करके पड़ोसी की नहीं, आप तो सामने की बिल्डिंग में जो 500 मीटर दूर है उसके खिड़की के अंदर देख रहे हो, फ्लैट के अंदर, कि देखते हैं क्या होता है? कई कलाकार होते हैं हमारे, कई दोस्त जो इधर उधर पढ़ने गए, दिल्ली फिल्ली, मुंबई है, उनके किस्से कहानी सुनकर के यही सब आनंद की प्राप्ति होती है कि यार भाई साहब पूछो मत, बस अब आप शाम 7 बजे का इंतजार करो, भाई साहब ऑफिस से आएंगे, बस बढ़िया से अब देखते हैं, देखो सीन तो यहां से आगे शुरू होगा। हमने कहा मतलब कि भाई साहब यहां पर बैठा 500 मीटर दूर का आदमी दूरबीन लगा करके दूसरे के घर की खिड़की में झांक रहा है, ये तो प्राइवेसी का सरासर उल्लंघन है यार। हद तो यह है कि लोगों ने इसको अपना रूटीन बना रखा है, कई बाल कलाकार कर रहे हैं ये कार्यक्रम, दूर दूर तक झांक रहे हैं, और वो बेचारा सोच रहा है कि मैं तो फ्लैट में हूं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, और उसकी प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है। वो चाय पी रहा है कि पानी पी रहा है कि सबको पता चल रहा है। हंस रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई आपका तो मामला सेट है ऊपर की तरफ, आप देश यहां के रहने वाले हो, मैं बैठा हूं यहां पे नीचे, तुम्हारी सैटेलाइट उड़ते उड़ते नीचे कैसे आ जाती है? ये पता चल गया, मतलब उन भाई साहब को पता चल गया कि कोई आदमी दूरबीन लगा के देख रहा है कि मैं चाय पी रहा हूं, पानी पी रहा हूं, इतना दूर से बैठा बैठा कोई देख रहा है, पता चल गया भाई साहब को, वो भी दूरबीन लगा के देख लिए कि मुझको कौन देख रहा है? इस पे ऑस्ट्रेलिया चमक गया, भाई मामला गलत है, कुछ तो आदमी है जो दूर तक का मामला नाप रहा है। और इस बात पे नाराज होते हुए ऑस्ट्रेलिया ने खुद के यहां पर एक टीम गठित कर दी। क्या गठित कर दी? उसका नाम है डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी। डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी जो है वो बना दी गई, किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इधर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया न्यू डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी ये बना दी गई। हंस रहे हैं यार आप लोग, हैं? हद है यार। ये देखिए तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई। इनने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अपन तो अपने स्पेस के लिए अपनी एयरफोर्स को तैयार करते हैं। तो चाइना कुड टेक आउट ऑस्ट्रेलिया सैटेलाइट से हेड ऑफ डिफेंस स्पेस कमांड, और इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी एयरफोर्स से कहा कि अपने अंतरिक्ष का पूरा पूरा ध्यान आप रखोगे, और अपने अंतरिक्ष में किसी और की सैटेलाइट ना आ जाए, और आए तो वो क्या हरकत कर रही है ये काम आप करोगे। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में जो लड़ाइयां होंगी वो अब बॉर्डर की नहीं होंगी सनाम, जमीन की नहीं होगी कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कौन सा सैनिक बैठा है। लड़ाई ये होगी कि अंतरिक्ष में किस देश के ऊपर किसका सैटेलाइट घूम रहा है और वो कौन सी खबर ले रहा है? तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने क्या कहा। डिफेंस स्पेस कमांड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गठित किया गया। कब गठित किया गया था? ये जनवरी 18, 2022 को गठित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने इसे इसलिए गठित किया था ताकि ये अश्योर किया जा सके कि ऑस्ट्रेलिया के स्पेस के अंदर और कौन सा देश एंट्री कर रहा है। इसे ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के अंदर में बनाया गया। यहां पर जो इनकी हेड बनाई गई, वो जो हेड बनाई गई इनका नाम है कैथरीन रॉबर्ट्स। कैथरीन रॉबर्ट्स जो है ये एयरफोर्स की मेंबर है और इन्हें इसका हेड बनाया गया। इनका नाम है एयर वाइस मार्शल कैथरीन रॉबर्ट्स, जिनकी जिम्मेदारी है कि चाइना और रशिया की जो सैटेलाइट्स हैं
वो किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसका वो पूरे समय पर ध्यान रखेंगी। लेकिन इस पूरी गतिविधि ने एक तरफ ध्यान सबका आकर्षित कर दिया है, और वो ये है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इसी डिफेंस एजेंसी को $70 बिलियन का ग्रांट और इंसेंटिव दिया है ताकि वो इस पूरे की पूरे कार्यक्रम को बखूबी निभा सके। बड़ा सवाल यह बन चुका है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है इसके ऊपर, इसकी वजह से कहीं स्पेस सेक्टर के अंदर किसी प्रकार का विवाद शुरू ना हो जाए, वार शुरू ना हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने यहां पर अपने स्पेस सेक्टर को 7.1% की दर से ग्रोथ करता हुआ देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी मैप वगैरह तो हमने कई बार पढ़ा रखे हैं, तो इसके बारे में बताने का हमें मतलब फिलहाल के लिए कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये एक आपके दिमाग में नया कयास देने की बात हमने कर दी। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल बना, सर एक बात बताओ, हमको समझ में आ गया ऑस्ट्रेलिया का आनंद हमने ले लिया, सर कई बार ऐसा होता है, मैं पानी पी लूं यार, है ना सर, कई बार ऐसा होता है कि मेरी एक क्लास हो रहा है यार, सर कई बार ऐसा होता है ना, हम लोगों को पता है कि जैसे अपन भारतीय सेना के जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं और वो कहीं पर बात कर रहा है, भाई सैनिक है, अपने परिवार में भी बात करेगा, अपने सीनियर से भी बात करेगा, सबसे बात करेगा। सर लेकिन अगर मान लो हमारी बातें किसी ने सुन ली तो सवाल तो तगड़ा है। और सुन ली तो छोड़ो सर, कभी हमारा जो नेटवर्क है वही किसी ने जाम कर दिया तो, सुन भी ली तो क्या बिगाड़ देगा, मतलब थोड़ा सा वो भी जवान हो लेगा और क्या है। लेकिन मुद्दा ये है सर कि अगर मान लो कल को हमको कोई इमरजेंसी की सूचना भेजनी थी, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पर जहां हमारे सैनिक खड़े हैं बहुत ही ऐसी सिचुएशंस में खड़े हुए हैं जो काफी चुनौतीपूर्ण है। बोले सर अगर मान लो कि बॉर्डर एरिया पर वो खड़ा हुआ है और उसको कोई सूचना प्राप्त हुई भारतीय सेना के जवान को, क्या कि भाई इस जगह से घुसपैठ होने की आशंका है, लेकिन दुश्मन देश ने क्या किया, उस क्षेत्र के जो नेटवर्क हैं उनको जाम कर दिया। सर सूचना कैसे पहुंचाएंगे कोई, हमने कहा सैटेलाइट फोन होता तो है, कह के हेलो हेलो कर दो। बोले सर लेकिन वो हर सैनिक के पास नहीं होता, वो तो ऐसा है कि भाई इतने लोगों के बीच में यहां पर एक सैटेलाइट फोन रख रखा है, सर वो जगह भी दूर है मान लो, तो क्या करें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय सेना के जवानों को किसी भी एक्सट्रीम परिस्थिति से निपटने के लिए एक दूरभाष केंद्र के रूप में सैटेलाइट की जरूरत तो है, जो डेडिकेटेडली उनके लिए काम करे। भारत सरकार ने यह काम कर दिया है। क्या कर दिया है, आइए आज अगली न्यूज वही है। भारत सरकार ने हाल ही में GSAT-7B के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए ऑथोराइज कर दिए हैं। ये क्या करेगी, जो भारत की आर्मी है ना, उस आर्मी को डेडिकेटेड एक प्रकार से कम्युनिकेशन प्रदान करेगी कि वो उसके माध्यम से जुड़ जाए, संचार का कार्य कर पाए। कौन सी सैटेलाइट, दोबारा से सुन लीजिए। भारत ने हाल ही में GSAT जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 7B भारत ने अपनी मिलिट्री के लिए हाल ही में लॉन्च कर दी है, फंड दे दिया है कि हाँ इसरो वालों अब भारतीय सेना के लिए, और कितने करोड़ हैं, लगभग 9,000 करोड़ रुपए, कि इसका उपयोग करके भारतीय सेना के लिए बढ़िया से, देखिए यहां पे एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है, 8,357 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट लगेंगे। आप इससे ये अंदाजा लगा लो, इतना बड़ा सामान लग करके भारतीय सेना के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। काउंसिल ने 14 डिफेंस आइटम वर्थ ₹380 करोड़ फ्रॉम स्टार्टअप, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से भी खरीदने की बात की है कि स्टार्टअप्स के माध्यम से भी यह पैसा खरीदा जाए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जाएगी, वो भेजी गई सैटेलाइट भारतीय जो आर्मी है ना उसकी सर्विलांस में मदद करेगी। सर्विलांस में मदद करेगी से मतलब यह हुआ कि हमारी जो सेना बॉर्डर पर खड़ी है, उस खड़ी हुई बॉर्डर पे सेना को एनी टाइम अगर कोई सूचना चाहिए या सूचना ट्रांसफर करनी है, तो एक सैटेलाइट जो पूरे टाइम भारत के चारों तरफ घूमेगा, यानी कि इस प्रकार से ही एनी टाइम घूमता रहेगा, वो पूरे टाइम भारत पर नजर रखेगा। यूं समझ लो कि एक CCTV का डायलॉग आता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, ऐसे ही भारत ने अंतरिक्ष में एक ऊपर वाला बैठा दिया है, यहां पर बिठाने जा रहा है, जो पूरे टाइम जब जब पृथ्वी घूमेगी वो साथ साथ घूमता चलेगा,
पृथ्वी यूं घूम रही है, वो साथ साथ इसके बराबर बराबर घूमता रहेगा, ताकि वो भारत के बॉर्डर्स पर पूरे टाइम नजर बिठा के रखे कि कौन सीमा से अंदर बाहर हो रहा है। इसके लिए हमने इजाजत दे दी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, बोले सर एक बात बताइए, आपने अभी हाल नाम लिया GSAT-7B। सर हमारा सवाल है कि इससे पहले भी कुछ तो रहा होगा, GSAT-7A भी रहा होगा, फिर GSAT-7 भी रहा होगा। भाई 7B तो तभी आएगा जब 7A रहा होगा, और 7A तभी आएगा जब 7 रहा होगा। हमने कहा बिल्कुल है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, ये जो GSAT-7B है, ये तो हमने अपनी आर्मी के लिए छोड़ दिया, छोड़ने जा रहे हैं। मतलब ये दोनों कौन से हैं, आइए मैं बताता हूं। ये जो GSAT-7 है ना, ये हमने अपनी जल सेना जो है, यानी कि जो नेवी है, उसके लिए छोड़ा हुआ है, और ऑलरेडी ये काम कर रहा है। आज से नहीं, दसों साल से काम कर रहा है। इसी प्रकार से अपनी एयरफोर्स की मदद करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-7A, वो भी छोड़ रखा है। यानी भारत की जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, उनमें आप नाम याद रख लीजिएगा, GSAT-7, GSAT-7A, GSAT-7B। ये तीनों की तीनों जो हैं, ये भारत के लिए जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। बच्चों, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जो GSAT-7 है ना, इसका नाम है रुक्मिणी। इसका नाम क्या रखा गया है? रुक्मिणी नाम से इसको जाना जाता है। GSAT-7 को रुक्मिणी के नाम से जाना जाता है, और GSAT-7A जो है, इसे एंग्री बर्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंग्री बर्ड के नाम से GSAT-7A को जाना जाता है, जिसका काम इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए निगरानी रखना है। ये आप याद रख सकते हैं, ये भारतीय सेना के ऑलरेडी वो सैटेलाइट्स हैं जो अंतरिक्ष पर नजर बनाए हुए बैठे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में अब अच्छे से आ गई हो। क्लियर है? अब आपसे कई बार यह सवाल और पूछ लिया जाता है, क्या कि GSAT-7 भारत ने कब छोड़ा? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत ने वर्ष 2013 में दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से के अंदर एक देश है जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना, उसके अंदर एक लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है कोरू। वहां से हमने वर्ष 2013 के अंदर इसको छोड़ा था, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? रुक्मिणी के नाम से जानते हैं। क्या काम करता है ये? भारतीय नौसेना की मदद करता है। ठीक इसी प्रकार से हमने रुक्मिणी को जब भेज दिया, इसके बाद में हमने अंतरिक्ष के माध्यम से अपनी एयरफोर्स के लिए भी एक और सिस्टम भेजा, उसका नाम हमने बर्ड आई रखा, और वो भारत के अंदर इस समय पर हमारी जो एयरफोर्स है उसकी मदद कर रहा है। अच्छा, मैं एक जानकारी आपको यहां पर और दूंगा। ये GSAT-7A है जो हमने भेजा। GSAT-7A को 2018 में हमने भारत के श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया था, जो हमारी एयरफोर्स की मदद करता है। GSAT-7A ये भी हमारा आर्मी मतलब मिलिट्री पर्पज के लिए भेजा गया सैटेलाइट था, उन्हें पूरी तरह से जानकारी देता है, यानी स्पेसिफिक है। अब हमने अपनी आर्मी के लिए भी भेज दिया है। याद रखिएगा कि यहां पर जो भी सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, उनके अंदर ये कुछ फिक्स प्रकार की फ्रीक्वेंसीज हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जैसे KU बैंड की फ्रीक्वेंसी, C बैंड की फ्रीक्वेंसी, UHF बैंड की फ्रीक्वेंसी। ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी चार्ट जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम यहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के सैटेलाइट्स के अंदर फ्रीक्वेंसी के एम्पलीफायर्स भी सेंड करते हैं, जिसके आधार पर हम अपने संवाद को तेजी से प्राप्त कर सकें। जैसे हमने यहां पर लिख रखा है कि KU बैंड जो है वो भारत क्षेत्र के अंदर GSAT-7A के माध्यम से कम्युनिकेशन के अंदर काम में लिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कई बार आप आंसर को जब डिटेल में लिखते हैं तो KU बैंड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां पर उपयोग में होता है। तो आप लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में जो सर्विलांस में उपयोग में ली जाती हैं, उनमें ये काम में आता है। ठीक है? इसी प्रकार से भारत और भी अन्य सैटेलाइट्स हैं जिनकी मदद से भारतीय सेना को इंफॉर्मेशन शेयर करता है इसरो। कौन कौन सी है? जैसे हमारे द्वारा कार्टोसैट बोले तो कार्टोग्राफी, जिसको आप मैपिंग कहते हैं,
उसके लिए भेजे गए जो सैटेलाइट्स हैं वो भी हमारी सेना की मदद करते हैं। GSAT-6A सैटेलाइट और भी बहुत सारे कार्य करती है, लेकिन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पड़ने पर मिलिट्री की मदद करती है। IRNSS जो हमारे द्वारा नाविक नाम से एक मतलब सूचना एकत्र करने के लिए जो सिस्टम भेजा गया है वो भी भारतीय सेना की मदद करता है। तमाम और भी जो सैटेलाइट्स हैं वो मदद करते हैं, लेकिन एक सैटेलाइट हमने डेडिकेटेडली अपनी सेना के लिए भेजा है, उसका भेजना है जिसका नाम GSAT-7B है। आपके लिए सैटेलाइट बेस्ड वर्ष 2018 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया एक सवाल यहां पर दिया गया है। आप इस सवाल को क्लास पूरी होने के बाद में कंटेंट के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर आपको ये कंटेंट क्लास पूरा होते ही मिल जाएगा, आप वहां से इसे कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर जिसके बाद में फिर इस सेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि हमें कहीं और भी भैया जाना है एक जगह। आज अपना संडे जो है वो बच्चे 3 बार गेट खोल के जा चुके हैं कि पिताजी कभी तो लौट के नीचे आएंगे। देश में स्मार्टफोन का जो एक्सपोर्ट है ये बढ़ गया है। आपको मालूम होगा कोरोना काल के अंदर जब सब चीजें ऑनलाइन होने लगी तो भारत ने बहुत सारे फोन परचेज किए, क्योंकि आप और हम जो आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसमें कोरोना काल के दौरान भी कई फोन खरीदे गए हैं जिन पर आप मुझे देख रहे होंगे। कुछ फोन, कुछ मोबाइल, कुछ लैपटॉप्स, कुछ टीवी कोरोना काल के दौरान पढ़ाई के लिए, कुछ अपने जरूरी काम ऑनलाइन के लिए खरीदे गए थे। लेकिन भारत ने उस समय ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढा। और आपदा में अवसर ये ढूंढा कि जब आज हम भारत के नागरिक पैसे खर्च करके विदेशों से मोबाइल मंगवा रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल हमने मंगवाए, चाइना से हमारे पास बहुत फोन आए, वियतनाम से आए, चाइनीज मोबाइल ही यूज करते हैं अधिकांश लोग, अपन जो भी यूज करते हैं। तो भारत ने कहा कि देखो, हम अब ये तो नहीं कह सकते कि आप इसका आविष्कार भी भारत में ही करिए या कोई कंपनी भारत की ही हो जो इसका आविष्कार करे। इसकी उलट हम एक काम और कर सकते हैं, और वो क्या है, बोले हम एक काम करते हैं कि अपन मिलकर के भारत के अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू करते हैं। कि एक काम करो, कंपनी कोई सी भी हो, चाहे एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो, कोई सी भी कंपनी हो, आप लोग जो चाइना में बैठ के मोबाइल बना रहे हो, आप चाइना में बैठ के मत बनाओ, इंडिया में बैठ के मोबाइल बनाओ। तुमको मोबाइल बनाना है ना, तुमको जगह चाहिए, तुमको लेबर चाहिए, तुमको कानून चाहिए, तुम्हें जो भी चाइना से मिलता है वो सब हमसे ले लो, हमको मत बेचो। तुमको कहीं भी बेचना है बेच के आ जाओ, पर बनाओ भारत में। भाई हमने इस सुविधा का, किसका, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसका मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे हम तुम्हारा टैक्स भी माफ करते जाएंगे, तुम्हारे को राहत देंगे, उत्पादन के अंदर तुम्हारे पास सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसा करके भारत ने एक कारनामा किया, और ऐसा कारनामा किया कि हमारा जो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट है ये 83% बढ़ गया, 83%। आप देखिए भारत का जो विदेशी व्यापार है उसमें मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 83% बढ़ गया। यानी कि जहां एक फोन बेचते थे हम लोग, वहां एक की जगह अब 1.83 मोबाइल हम लोग जो है वो भेज रहे हैं, निकाल करके देश से बाहर भेज रहे हैं। आप सोच के देखिए, जबकि हमारे पास में चिप का संकट रहा, सब कुछ रहा, उसके बावजूद भारत ने एक्सपोर्ट इतना इंक्रीज कर दिया। तो जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है ना, उसके परिणाम आने शुरू हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत भारत ने 42,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है फोन के मामले में। आप सोचकर देखिए, इतने करोड़। आप पूछेंगे क्या सर भारत की किसी कंपनी के फोन बिके हैं क्या? भारत ने कहा बनाइए यहां पे, ताकि बनाने से रोजगार मिले लोगों को। आप बेचिए कहीं भी, किसी भी कंपनी का मोबाइल बनाइए, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई सी भी कंपनी हो, ठीक है। तो भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ चार्ट है, आप उसको इस तरह से देखें, जहां वर्ष 2018 के अंदर भारत ने मात्र 1300 करोड़ के मोबाइल बेचे थे। आप इससे अंदाजा लगाओ कि 2018 के अंदर भारत ने 1300 करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट किए थे। आज आप जिस ईयर में हैं वो है फाइनेंशियल ईयर 2022, हमने 22,000 करोड़ के मोबाइल बेच दिए। यार ये कितना टाइम्स होता है, आप सोच के देख लो, पैरेललोग्राम पे कंपेयर करके देख लो। हमने ये जीरो से ये जीरो उड़ा दो भैया, 13 दूनी 26, 13 3 39, लगभग 30 गुना आपने मोबाइल जो है ना वो भाई साहब यहां पर भेज दिए हैं। आप सोच के देखिए 30 टाइम्स आपने एक्सपोर्ट बढ़ाया है।
ठीक है ना। तो हाँ देखिए ये आ भी गया 30 की जगह 32 टाइम्स जो है आपका मोबाइल एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो आप यहां पर उठा करके डिजिट देख सकते हैं कि भारत की नीतियां किस प्रकार से कारगर होती हुई आपको पेपर पर दिखाई पड़ रही हैं। तो मोबाइल का एक्सपोर्ट 32 गुना बढ़ गया है 4 साल के अंदर। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, ऐसा ICEA के चेयरमैन पंकज महिंद्रू के द्वारा बताया गया है। अब आप पूछेंगे कि भारत से मोबाइल कौन से देश में जाते हैं? साउथ एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, ईस्टर्न यूरोप देशों में। ईस्टर्न यूरोप वही वाले बुचारेस्ट 9 वाले जो देश है ना, उनके अंदर हमारे जो फोन हैं वो यहां से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इवन भारत से बने हुए देश कई विकसित देशों को भी भेजे जा रहे हैं। वही बात है, यूरोपियन देशों के पास हमारे फोन जा रहे हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। ये असल में हो क्या रहा है, हम अपने यहां पर मोबाइल की असेंबलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। हम एक प्रकार से मोबाइल को यहां पर असेंबल कर रहे हैं और बना करके यहां से उन्हें एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ा रहे हैं। चीन और वियतनाम दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाले माने जाते हैं। अब भारत भी धीरे धीरे इस लाइन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। यह अपने आप में एक अच्छी न्यूज है जो हमको समझ में आनी चाहिए। ऐसा पीयूष गोयल जी के द्वारा अपने द्वारा दी गई जानकारी के अंदर बताया गया कि किस प्रकार से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हमारे लिए एक फायदेमंद सौदा साबित होगी। भारत ने माना है कि लगभग हम 11 ट्रिलियन रुपए का प्रोडक्शन करेंगे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर। 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो है हमारा वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। 12 लाख जॉब इसकी वजह से क्रिएट होंगी। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मोबाइल फोन के अंदर 15 से लेकर 20% तक इंक्रीज होने वाला है। प्रोडक्शन मोबाइल हैंडसेट जो है वो हमारा बढ़कर के मतलब बहुत बड़े लेवल पर चला जाएगा, ये भारत सरकार का मानना है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को भी यह न्यूज संतोषप्रद लगी होगी। ये थी साथियों आज की सबसे बड़ी खबरें जिनमें एक प्रॉपर एनालिसिस की आवश्यकता थी। RNA का आपने इतने पेशेंस के साथ, इतने तहे दिल से आप इंतजार किए। मैं किसी भी समय क्लास लेके आ गया, आप में से समय निकालकर क्लास में उपस्थित हुए। आपका इसी प्यार का बहुत सारा धन्यवाद। और वीडियो में जो भी बच्चे इस समय लाइव हैं, एक बार के लिए वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से वो रिकमेंडेड वीडियोस में दिख जाता है ना। बच्चों को जिनको खबर नहीं है कि क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ मतलब डिस्टर्बेंस सा चल रहा है, क्लास रेगुलर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, 1-2 दिन छूट जाती है बीच बीच में, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, है ना बेटा। तो इसके अलावा अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर जो क्या कहते हैं ना उसको अपन क्या कहते हैं यार, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस है। वो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपको यहां से दे दिए जाएंगे, आप उन्हें कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, आप उनको कर लीजिएगा। और यहां के बाद में 1 मिनट यार, ये कैसे होता है, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एक मिनट, ठीक है। बाकी जो मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी है, वन लाइनर क्वेश्चंस इसके पीछे जुड़े हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यूज कर लीजिएगा। और रही बात इंफॉर्मेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लासेस है ना इकोनॉमिक्स वाली, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आजकल में वो क्लास आपकी ले ली जाए। और टेक्निकल टीम ध्यान दे कि मेरी कुछ क्लासेस ये वाली इकोनॉमिक्स की लगा दी जाए। मेरे बच्चों का क्लास का कोर्स बच रहा है, वो मैं कंप्लीट कराना चाहता हूँ, आप वो करवा दीजिए, ठीक है। अनअकैडमी पर जहां तक रही ऑफर की बात, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 20% ऑफ चल रहा है। सारा कंटेंट जो है ना वन लाइनर का वो आपका इसमें ऐड किया हुआ है, आपको मिल जाएगा। अंकित अवस्थी सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। 20% ऑफ चल रहा है, आप देख लीजिए। अंकित 10 यूज करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 27 तारीख को आज का टेस्ट था, आपने निश्चित ही इसे दिया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। क्लास रेगुलर होगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। कभी कभार बीच बीच में मिस हो जाए, तो जैसे मैंने आज संडे के दिन कर ली, ऐसे मैं कभी कभार मैनेज करके आपकी क्लास पहुंचा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।